इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6 को, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और यह है वीडियो नंबर फर्स्ट इस चैप्टर का। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं कि आखिर हम इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है, तो इसी चैप्टर के नाम से ही हमें पता चल जाता है कि हमें इस चैप्टर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है, यानी जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है उसके बारे में पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का डेफिनेशन देख लेते हैं, या फिर उसके बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं कि आखिर वो होता क्या है। तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है: प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो देखिए, जब भी हम बहुत बड़ी संख्या में किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं रॉ मटेरियल से प्रोसेस करके किसी कीमती चीज में, इसका मतलब कि हमने 10 रुपए का सामान लिया और उसको 100 रुपए का हमने प्रोसेस करके बना दिया, और ऐसा एक प्रोडक्ट नहीं बनाया गुना, बल्कि 1000 हमने प्रोडक्ट बनाया, या फिर 10,000 बनाया, या फिर 1 लाख प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, तब जाकर हम उसे मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब आप समझ गए कि जब किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन बहुत बड़ी संख्या में एक सस्ते जो रॉ मटेरियल है उसको प्रोसेस करके ज़्यादा कीमती सामान जब हम बनाते हैं तो उसको मैन्युफैक्चरिंग हम कहते हैं। तो देखिए, उसका कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको पता है कि जो पेपर है वो वुड से बनता है, शुगर जो है वो शुगर केन से बनता है, आयरन और स्टील आयरन ओर से बनता है, और एल्युमिनियम बॉक्साइट से बनता है। तो इन चीज़ों को देखने पर हमें पता चलता है कि इनके इनके जो रॉ मटेरियल थे वो उतने कीमती नहीं थे, वो उतने महंगे नहीं थे। लेकिन जब हमने प्रोसेस किया, हमने जब आयरन ओर को प्रोसेस किया तो हमें इस आयरन मिला, स्टील मिला, जो कि काफ़ी कीमती हो गया। बॉक्साइट को प्रोसेस करके हमने एल्युमिनियम बनाया तो ये भी काफ़ी कीमती हो गया। और इसी तरीके से पेपर जब हमने बनाया वुड से तो ये भी काफ़ी कीमती हो गया। तो ये एक तरीके से प्रोसेस है जिसमें हम चीज़ों को प्रोसेस करते हैं और ज़्यादा जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट है वो क्रिएट करते हैं। और देखिए, यहाँ पर जैसे बात की गई है, डू यू ऑल्सो नो दैट सम टाइप ऑफ क्लोथ्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम यार्न विच इट सेल्फ इज एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझाने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर सिर्फ ऐसा बात नहीं है कि हम रॉ मटेरियल लेंगे तो सिर्फ कच्चा माल लेंगे। नहीं, कोई ऐसा चीज़ जो कि पहले भी इंडस्ट्रीज में बन चुकी है, यानी मैन्युफैक्चर कहीं से होकर आ रही है इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से, उसको भी प्रोसेस करके हम ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर यार्न से अगर हम क्लोथ बनाते हैं तो ये भी एक तरीके का हमारा मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है। तो देखिए, यहाँ पर जैसे आगे बात की है, पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। यानी जो हमारा ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसको हम सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं, और इसमें जो जितने काम होते हैं उनको हम सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं। इसके बारे में आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। तो देखिए, ये जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में जो लोग काम करते हैं या फिर जो काम होता है, इसमें जो प्राइमरी मटेरियल होते हैं उसको प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स तैयार किए जाते हैं। प्राइमरी मटेरियल क्या हो गया? प्राइमरी मटेरियल वैसे यानी कि जो कि आपको नेचर से मिलते हैं, जैसे कि आपका फूड हो गया, एग्रीकल्चर में जो आपका निकलता है, आलू हो गया, प्याज हो गया, ये एक तरीके का आपका प्राइमरी मटेरियल हो गया। या फिर जो आपका खान से निकलता है, आपका कोयला हो गया, कोयला को तो हम प्रोसेस नहीं करते हैं, हाँ प्रोसेस होता है, उससे कोक बनता है। और भी चीज़ें हो गई, जैसे आपको आयरन ओर हो गया या फिर बॉक्साइट हो गया। जब इन चीज़ों को हम प्रोसेस करके कुछ बनाते हैं तो फिर जो प्रोसेस फिनिश्ड गुड होता है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। यानी जो लोग इसमें काम करते हैं वो प्राइमरी जो सेक्टर है उसके मटेरियल को, प्रोडक्ट को लेकर फिर उसको फिनिश्ड करते हैं, उसको एक नया रूप देते हैं, एक उसको नया पहचान देते हैं उस प्रोडक्ट को। और देखिए, जो वर्कर्स हैं स्टील फैक्ट्रीज में, कार बनाने में, या फिर ब्रीवरीज में जो काम करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, बेकरीज में, ये सभी इसी कैटेगरी में आते हैं, यानी सेकेंडरी कैटेगरी में आते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करने में लगे हुए हैं, यानी जिसको हम टर्शियरी सेक्टर के नाम से जानते हैं, जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस प्रोवाइड करने का क्या मतलब हुआ कि वो अपना सेवा प्रदान करते हैं कि मैं अगर कहीं जाकर जॉब कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सर्विस कर रहा हूँ। मैं किसी के कंपनी में जॉब कर रहा हूँ तो वो मैं क्या कर रहा हूँ, सर्विस कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग होते हैं वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और इसके बाद
इस चैप्टर में हम मेनली पढ़ने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में, जो कि सेकेंडरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी सेक्टर मैंने पहले आपको बताया कि सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब यह है कि हम प्राइमरी जो सेक्टर है, प्राइमरी जो चीज़ें हैं उनको प्रोसेस करके फिनिश गुड तैयार करते हैं। तो इस सेक्टर में इस तरीके के जितने भी काम होते हैं वो सभी हमारे सेकेंडरी सेक्टर में आ जाते हैं। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लिखी गई है कि किसी भी देश का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हमें नापना हो तो हम उस देश का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को देखते हैं। यानी कि किसी भी देश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कितना डेवलप्ड हैं, कितने वो विकसित हैं, ये इस बात को बता देते हैं कि वो जो देश है उसका इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कितना है। तो देख फॉर एग्जांपल आप जैसे यूएसए को देख लें या फिर चाइना को देख लें, तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो बहुत ही मजबूत है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो हम कहते हैं कि वो जो इकोनॉमी है, चाइना की इकोनॉमी है, यूएसए की इकोनॉमी है, वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बड़ी है और बहुत ही डेवलप्ड है। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिल जाता है कि आखिर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इसके बारे में हम इतना बात क्यों कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसको जो डेवलपमेंट है उसका बैकबोन माना जाता है। चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर ले या फिर लोगों के डेवलपमेंट की बात कर ले या फिर सोशल डेवलपमेंट की बात कर लें, और उसके बहुत सारे रीजन हैं। उसमें पहला रीजन ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो सिर्फ एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में हेल्प नहीं करता है, बल्कि उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है और एक तरीके का हमारे इकोनॉमी का बैकबोन भी हम कह सकते हैं उसे। और इसके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो जो जॉब्स हैं वो बहुत बड़ी संख्या में जॉब्स प्रोवाइड करते हैं और इसकी वजह से जो लोग हैं लोग एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर या फिर एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं जॉब के लिए या फिर अपने इनकम के लिए। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बहुत आसानी से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जॉब दिया जा सकता है। इसके बाद देखिए दूसरा यहाँ पर बात लिखा गया कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो एक प्री कंडीशन है अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को हटाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट हटाना है, खत्म करना है और पॉवर्टी को अपने देश से खत्म करना है तो उसके लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमें करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना हम इतनी आसानी से या फिर हम कह सकते हैं हम जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको खत्म कर ही नहीं सकते, हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। और ये एक तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी था या फिर मेन फिलॉसफी था जब पब्लिक सेक्टर इंडिया में आया या फिर जो इंडस्ट्रीज आए इंडिया में और बहुत ज़्यादा संख्या में जो जॉइंट सेक्टर वेंचर्स क्रिएट किए गए। और इसका मेन एक तरीके से मेन टारगेट ये था इन सभी चीज़ों का कि जो हमारा रीजनल डिस्पैरिटी है, यानी कहीं पर ज़्यादा डेवलपमेंट है, कहीं पर कम डेवलपमेंट है, इसको कम किया जाए ताकि जो ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को बैठाकर, यानी वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को बैठाया जाएगा तो डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। ये मेन टारगेट था। इसके बाद देखिए एक्सपोर्ट जो है, अगर हम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं तो उसकी वजह से हमारा ट्रेड भी बढ़ेगा, कॉमर्स भी बढ़ेगा, हमारा जो इनकम है वो भी होगा और इसके वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज हमको ज़रूरत होती है दूसरे देशों से सामान खरीदने के लिए, ये भी हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में आएगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए कंट्रीज़ जो कि अपने रॉ मटेरियल को बहुत अलग अलग तरीके के गुड्स में ट्रांसफॉर्म करती हैं मैन्युफैक्चरिंग के जरिए, जो कि ज़्यादा कीमती चीज़ों में ट्रांसफॉर्म करती हैं, वो कंट्रीज़ बहुत ही अच्छी होती हैं या फिर हम कह सकते हैं बहुत ही अमीर होती हैं। और जो इंडिया की जो प्रोस्पेरिटी है वो इसी बात पर डिपेंड कर रही है कि इंडिया कितनी जल्दी अमीर होता है। कि देखिए वो जितनी जल्दी इंडिया जो है वो अपने मैन्युफैक्चरिंग को डाइवर्सिफाई करे और जितनी जल्दी वो अपने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाए उतनी जल्दी वो हम कह सकते हैं कि वो अमीर होगा या फिर इंडिया में जो लोग हैं वो अमीर होंगे। यहाँ पर एक और बात आपको नोट करनी चाहिए कि देखिए जो एग्रीकल्चर है और जो इंडस्ट्री है ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है कि एग्रीकल्चर अलग चीज़ है और इंडस्ट्री अलग चीज़ है, नहीं, ये एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करती हैं। यानी कि इन दोनों का एक साथ होना ज़्यादा बेहतर है, यानी कि एक साथ ये ज़्यादा डेवलप कर सकती हैं और एक साथ ज़्यादा अच्छी तरीके से ये रह सकती हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है अपने रॉ मटेरियल के लिए, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि एग्रीकल्चर में जाकर अपने प्रोडक्ट को जाकर बेचते हैं। जैसे कि आप देख लें कि जो चिप्स आप खाते हैं, जो कि पैकेट में आपको चिप्स मिलता है, वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है अपने रॉ मटेरियल के लिए। वहीं आप देखते हैं जैसे कि इरिगेशन पंप हो गए या फिर फर्टिलाइजर्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक, पीवीसी पाइप, मशीन्स, तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं जो कि इन चीज़ों को बनाती हैं ये एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर सेक्टर में जाकर अपने प्रोडक्ट को बेचती हैं। तो इसलिए जो हमारा इंडस्ट्री है और एग्रीकल्चर है ये एक दूसरे की ज़रूरतों को
पूरा करता है, ना कि एक दूसरे से दूर रहता है या फिर एक दूसरे से अलग अलग है। और इस जो एग्रीकल्चर है वो हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री की वजह से उसका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा है, और उसकी जो ज़रूरतें हैं यानी एग्रीकल्चर की जो ज़रूरतें हैं वो इंडस्ट्री पूरा करता है और उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। और आज के अगर हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में देखते हैं तो हमारा जो इंडस्ट्री है उसको ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा कम्पिटिटिव होने की ज़रूरत है। हमारे लिए जो सेल्फ सफिशिएंसी है वो अभी इतना इनफ नहीं है, या फिर सेल्फ सफिशिएंसी होकर हम ज़्यादा खुश नहीं हो सकते, क्योंकि आज की दुनिया में हम देखते हैं तो बहुत सारे देश हम कह सकते हैं कि हमसे बहुत आगे हैं मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, और इसलिए हमारा जो मैन्युफैक्चर गुड है वो उसकी क्वालिटी जो है वो उतनी अच्छी होनी चाहिए जितनी कि दूसरे देशों में अवेलेबल है, या फिर इंटरनेशनल मार्केट में जितनी अच्छी क्वालिटी हमको दिखने को मिलती है उतनी ही अच्छी क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट की भी होनी चाहिए। और इन चीज़ों के होने के बाद ही हम कह सकते हैं कि हम इंटरनेशनल मार्केट में compete करने पाएंगे, या फिर हमारी जो इकोनॉमी है वो मजबूत होगी, या फिर हमारा जो प्रोडक्ट है वो दूसरा कोई खरीदेगा, दूसरे देश खरीदेंगे। और इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, यानी हमारे देश की इकोनॉमी में जो हमारा इंडस्ट्री है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो देखिए पिछले 2 डिकेड की बात करें तो जो शेयर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वो 17% पर रहा है। तो देखिए जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका 27% है, लेकिन उसमें जो 10% है वो हमारा माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इन चीज़ों का है। और हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका जो शेयर है वो मात्र 17% है। और ये जो है ये काफ़ी कम है। अगर हम दूसरे देशों को देखें जो कि ईस्ट एशिया के देश हैं, जैसे कि आपका वियतनाम और वगैरह देश हो गए ईस्ट एशिया में, उनका जो आंकड़ा है ये 25 to 35% है, यानी उनका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो हमारे 17% के मुकाबले उनका 25 से 35% है। और जो हमारा जो ट्रेंड है ग्रोथ रेट का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो करीब 7% पर एनम रहा है पिछले डिकेड में। ये डाटा 10 साल पहले का है, यानी 10 साल पहले से 20 साल पहले तक की यहाँ पर बात की जा रही है। और एक आंकड़ा दिया गया है कि जो डिजायर्ड ग्रोथ रेट है वो अगले डिकेड में 12% होना चाहिए, और 2003 से जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 9 से 10% पर एनम के हिसाब से ग्रोथ कर रही है। और अगर अच्छी तरीके से जो पॉलिसी अगर सरकार बनाती है या फिर पॉलिसी सरकार द्वारा दिए जाते हैं और इंडस्ट्रीज द्वारा बहुत सारे एफर्ट किए जाते हैं ताकि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए और भी बहुत चीज़ों को सुधारा जाए, तो इन चीज़ों के बाद जो इकोनॉमिस्ट हैं वो प्रेडिक्ट करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एक नए टारगेट को अचीव करेगी और काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और इन चीज़ों को ध्यान रखने के लिए या फिर इन चीज़ों पर नज़र रखने के लिए जो हमारा नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल जो है उसको सेटअप किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर हमारा एक टॉपिक इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो देखिए इंडस्ट्रियल लोकेशन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है कि कहाँ पर हमारा जो इंडस्ट्री है वो बैठेंगे, ये काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करती है। ऐसा नहीं कि एक चीज़ के ऊपर आप चले गए और एक चीज़ को देखकर जो कोई भी फैक्ट्री मालिक है या फिर कोई भी कंपनी है वो जाकर इंडस्ट्री बैठा देगी, नहीं, वैसा नहीं होता है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, जैसे कि रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, लेबर कितना सस्ता है, कैपिटल है कि नहीं है, पावर है या नहीं है, मार्केट है या नहीं है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ही कहीं पर फैक्ट्री सेटअप किया जाता है या फिर कहीं पर इंडस्ट्री लगाया जाता है। और देखिए ये बहुत ही रेयरली पॉसिबल होता है कि ये सभी चीज़ें जो हैं ये एक जगह पर मिलने पाएँ। और जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो उसी जगह पर सेटअप की जाती है जहां पर ये सभी चीज़ें अवेलेबल हो। अगर नहीं अवेलेबल हो तो इन सभी चीज़ों को सस्ते दामों पर अरेंज किया जा सके, यानी कि कहीं पर नहीं है तो वहां पर सबसे सस्ता कहां पर ये अवेलेबल हो सकता है, अरेंज किया जा सकता है, वहां पर जाकर इंडस्ट्री को सेटअप किया जाता है। और जब इंडस्ट्री एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो उसके साथ साथ हमें अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है, यानी शहरीकरण हमें देखने को मिलता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनको शहर के आसपास लगाया जाता है ताकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो शहर के जो फैसिलिटीज है उनका फायदा उठा सके। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और अर्बनाइजेशन है ये दोनों एक साथ चलते हैं। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा तो अर्बनाइजेशन होगा, और अगर अर्बनाइजेशन है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं। तो देखिए जो सिटीज हैं यानी जो हमारा शहर होते हैं, यहाँ पर बहुत तरीके के सर्विसेज हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर, बहुत सारी चीज़ें जो कि एक इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़रूरत होती है। और बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज होते हैं वो ऐसी जगहों पर अपने इंडस्ट्रीज को सेटअप करते हैं ताकि वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें, और ऐसे सेंटर्स को हम कहते हैं एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। और देखिए
और धीरे धीरे ये जो इलाका होता है ये काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन हो जाता है। और अगर हम आज़ादी के पहले की बात करें तो जो आज़ादी के पहले का जो समय था उस समय तो जो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बैठते थे, मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री थी वो बैठती थी, वो आपको जो ओवरसीज ट्रेड है यानी जहां से एक्सपोर्ट किया जाता है उसको ध्यान में रखकर किया जाता था। यानी मुंबई हमारा हो गया, कोलकाता, चेन्नई, तो ये वो जगह थे जहां से दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया जाता था, यानी यूरोप में एक्सपोर्ट किया जाता था। इसलिए इन रीजन्स में आपको इंडस्ट्रीज देखने को मिल जाती थी। और वहीं जो दूसरे इलाके थे, आसपास के इलाके थे, जो दूसरे इलाके थे देश के बीच में, वहां पर हमें किसी भी तरीके का इंडस्ट्री देखने को नहीं मिलता था। और इसलिए हमको यह देखने को मिलता था कि एक बहुत बड़ा बंजर इलाका है, बंजर नहीं कहेंगे, खेती का इलाका है, उसमें एक छोटा सा इलाका है जहां पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज बैठे हुए हैं। तो उस समय ऐसी स्थिति थी। तो यहां पर इंडस्ट्री और मार्केट का लिंकेज दिखाया गया है। इसको आप देख लें कि देखिए इनपुट रॉ मटेरियल आएगा, फिर ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री, आउटपुट, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, और ये पैसा फिर से इनपुट में जाता है। तो इस तरीके से ये घूमते रहता है। तो आइडियल लोकेशन फॉर इंडस्ट्री की देखिए कोस्ट कितना होगा प्रोडक्शन का साइट के ऊपर, रॉ मटेरियल का कोस्ट कितना होगा साइट के ऊपर, या फिर फैक्ट्री का जो डिसीजन है कि लोकेट करने का डिसीजन वो साइट पर क्या होगा, या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी जो हमारे देश में इंडस्ट्रीज हैं उनको किन किन कैटेगरी में हम क्लासीफाई करते हैं और किस आधार पर उनको हम क्लासीफाई करते हैं, ये हम पहले देख लेते हैं, फिर उनके बारे में थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो देखिए जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उसको अगर आप देखेंगे या फिर उसका आप अगर लिस्ट बनाएंगे तो उसमें बहुत सारे आपको आइटम्स, बहुत तरीके के आइटम्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि ट्रांजिस्टर्स हो गया, बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब, वेजिटेबल ऑयल, सीमेंट, ग्लास, पेट्रोल, मैचेज, स्कूटर, ऑटोमोबाइल, बहुत सारी चीज़ें हैं और सभी चीज़ें एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। और अगर हम इन सभी चीज़ों को क्लासीफाई करें उनके इंडस्ट्रीज़ के आधार पर कि वो किस तरीके के प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर उनका रॉ मटेरियल क्या है, इन चीज़ों के आधार पर अगर हम उनके इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई करें तो हमें देखने को पता चलेगा कि बहुत अलग अलग तरीके के इंडस्ट्रीज़ हैं और वो जो हैं वो अलग अलग तरीके के चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और इसके बाद यहाँ देखिए इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन दिया गया है कि इंडस्ट्रीज़ को किस आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। तो देखिए सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्रीज़ का, वो उसके रॉ मटेरियल के आधार पर है कि देखिए वो किस तरीके का रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। तो पहला तो हो गया एग्रो बेस्ड, यानी एग्रीकल्चर के ऊपर जो बेस्ड है अपने रॉ मटेरियल के लिए, उस तरीके के आपके इंडस्ट्रीज़। तो उसमें आपके आ जाते हैं कॉटन इंडस्ट्री, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल, इस तरीके के जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये आपको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हो जाते हैं। इसके बाद दूसरे तरीके का जो इंडस्ट्री है वो है मिनरल बेस्ड, यानी वैसे इंडस्ट्रीज़ जो कि अपने रॉ मटेरियल के लिए मिनरल्स को यूज़ करते हैं, वैसे इंडस्ट्रीज़ आपके मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हो गए। जैसे हो गया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, एल्युमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल, इस तरीके से। इसके बाद अगर हम दूसरे तरीके का क्लासिफिकेशन देखते हैं तो दूसरे तरीके का क्लासिफिकेशन है उनके मेन रोल पर कि आखिर वो क्या काम करते हैं। तो देखिए कुछ इंडस्ट्रीज़ होते हैं जैसे कि बेसिक या फिर की इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट या फिर रॉ मटेरियल दूसरे प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे कि जो आपका आयरन है या फिर स्टील इंडस्ट्री है या फिर कॉपर या फिर एल्युमिनियम, तो ये सभी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि एल्युमिनियम बनाते हैं, आयरन बनाते हैं, स्टील बनाते हैं। तो आयरन क्या है, आयरन तो यहाँ से प्रोडक्ट बनकर निकला लेकिन वो जाएगा दूसरी जगह और वहाँ पर एज अ रॉ मटेरियल वो यूज़ होगा। तो इस तरीके के इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि एक तरीके का रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं दूसरे इंडस्ट्रीज़ को। और इसके बाद दूसरे तरीके के इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कि कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर गुड्स बनाते हैं तो वो डायरेक्टली कंज्यूमर को जाकर बेचते हैं। जैसे कि आपका शुगर हो गया, तो शुगर जब मैन्युफैक्चर होता है तो वो जाकर कहीं दूसरी जगह रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ नहीं होता, कहीं कहीं होता है, लेकिन मेन अगर शुगर की बात करें तो शुगर ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए बनता है। वैसे ही टूथपेस्ट हो गया, पेपर हो गया, सीविंग मशीन हो गया, फैंस हो गया,
तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये डायरेक्टली कंज्यूमर के पास आती हैं, कंज्यूमर इनको यूज़ करता है, खरीदता है। ऐसा तो नहीं है कि आप अगर सीविंग मशीन बनाते हैं तो उसको कहीं रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करेंगे, नहीं, आपको कोई व्यक्ति ही उसको यूज़ करेगा। इसके अलावा फैंस को आप खुद यूज़ करेंगे, अपने घरों में यूज़ करेंगे, ऑफिस में यूज़ करेंगे, कहीं यूज़ करेंगे। फैंस को तो आप रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए इसके बाद दूसरे तरीके का क्लासिफिकेशन यहाँ बताया गया है कि कितना हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी हम कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके आधार पर भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं इंडस्ट्रीज को। देखिए जहां पर हम पैसा कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लिमिटेड अमाउंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां पर आपको 50 लाख, 1 करोड़ या फिर 10 लाख, 20 लाख इस तरीके के अमाउंट में हम अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो हो गया हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी छोटा सा फैक्ट्री होगा या फिर छोटे स्तर पर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गया। और यहाँ पर अगर हम इसका डेफिनेशन देखें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में, यहाँ पर क्या बताया गया है तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट ऑफ अ यूनिट। दिस लिमिट हैज चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज 1 करोड़। यानी कि अगर आप एक लिमिट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए, इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, तो उस लिमिट के अंदर अगर आप, जैसे कि 1 करोड़ है, 1 करोड़ के नीचे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपका जो इंडस्ट्री है वो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगा। और इसके ऊपर करते हैं तो फिर आपका नॉर्मल इंडस्ट्री या फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्री उसको कहा जाएगा। इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्रीज का, वो है ऑनरशिप के आधार पर। आखिर उसका मालिक कौन है, मालिक सरकार है या फिर लोग हैं या फिर कोई एक खास व्यक्ति है, इस आधार पर भी हम इंडस्ट्री को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखिए पहला जो होता है वो होता है पब्लिक सेक्टर का इंडस्ट्री, यानी कि वैसे कंपनीज या फिर वैसे इंडस्ट्रीज, वैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जिसको गवर्नमेंट एजेंसीज कंट्रोल करती हैं या फिर उनका पास उस फैक्ट्री का या फिर कंपनी का ओनरशिप है। जैसे कि आपका भेल हो गया, सेल हो गया, ये सभी गवर्नमेंट द्वारा ओन की जाती है, गवर्नमेंट इनकी मालिक है, इसलिए इनको पब्लिक सेक्टर की कंपनीज कहा जाता है। इसके बाद दूसरा आ जाता है वो होता है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, यानी कि ये ऐसे जो इंडस्ट्रीज होते हैं उनके मालिक कोई व्यक्ति होता है या फिर कुछ लोग मिलकर कंपनी चला रहे होते हैं। जैसे कि आपका टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज, ये सभी जो हैं ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, क्योंकि इनका मालिक न सरकार है न आम व्यक्ति है, बल्कि इनका मालिक कुछ खास लोग हैं, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग या फिर एक व्यक्ति, इस तरीके से इनके मालिक हैं। इसके बाद तीसरा तरीका है वो है ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, जहां पर जो सरकार है और प्राइवेट लोग जो हैं वो लोग मिलकर किसी इंडस्ट्री को चलाते हैं, किसी फैक्ट्री को या फिर किसी कंपनी को चलाते हैं। और इसका एग्जांपल है आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है ये आपको ज्वाइंट सेक्टर की कंपनी है, जहां पर सरकार भी इसमें हिस्सेदार है और उसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर के लोग भी इसमें हिस्सेदार हैं। और इसके बाद देखिए जो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर्स और बोथ। तो देखिए दूसरे तरीके, एक और तरीके का यहाँ पर बताया गया है इंडस्ट्री, वो है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। तो देखिए ये जो इंडस्ट्रीज होते हैं इनके जो मालिक होते हैं ये वही लोग होते हैं जो कि इसके रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं या फिर सप्लाई करते हैं, या फिर जो वर्कर्स वहां पर काम कर रहे हैं वही इसके मालिक होते हैं। यानी कि सभी जितने वर्कर्स हैं वो मिलकर इसमें पैसा लगाते हैं और उसका जो प्रॉफिट होता है उसको आपस में शेयर कर लेते हैं। इस तरीके से ये कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री काम करती है। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे शुगर इंडस्ट्री है महाराष्ट्र में या फिर जो कोयल इंडस्ट्री है केरला में, तो ये इसके कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री के अच्छे एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आगे एक और क्लासिफिकेशन यहाँ पर एक और दिया गया है, वो है कि देखिए जो रॉ मटेरियल है उसका बल्क कितना है, उसका वेट कितना है, इस आधार पर भी, या फिर जो फिनिश्ड गुड है वो कैसा उसका वजन है, इसके आधार पर भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे आयरन और स्टील क्या है, वो बहुत ही हेवी होता है, बहुत ही भारी होता है, उसके जो प्रोडक्ट बनते हैं आयरन और स्टील से वो बहुत ही हेवी होते हैं। इसलिए इससे रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं जिसमें बड़े बड़े मशीन्स बनते हैं, ट्रक बनते हैं और भी चीज़ें बनती हैं, तो उसको हेवी इंडस्ट्री में रखा जाता है। और वहीं अगर आप दूसरे तरीके के देखें जो लाइट इंडस्ट्री हो गया, वहाँ पर जो रॉ मटेरियल होता है वो काफ़ी हल्का होता है, छोटा होता है और उसके जो प्रोडक्ट बनते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, तो इसलिए इसको लाइट इंडस्ट्री कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे आपका इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री।
तो इसके आगे हम बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर हमको डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। तो देखिए जैसे ऊपर मैंने बात किया कि जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उसमें आपका कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल या फिर शुगर और एडिबल ऑयल इस तरीके की चीज़ें आती हैं। और ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये मेनली बेस्ड होती है एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड होती हैं अपनी रॉ मटेरियल के लिए। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसी में हमको सबसे पहले पढ़ना है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। तो देखिए जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंडियन इकोनॉमी है इसमें ये काफ़ी सपोर्ट करती है और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जॉब भी प्रोवाइड करती है। और इसका जो कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में वो काफ़ी ज़्यादा है, करीब 14% है। और ये करीब 35 मिलियन यानी 3.5 करोड़ लोगों को जॉब प्रोवाइड करती है डायरेक्टली। और ये एग्रीकल्चर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइडर है इंडिया में। और ये काफ़ी बड़ी संख्या में जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको लाने में भी मदद करती है, करीब 24%। यानी जो सरकार का जो फॉरेन एक्सचेंज का अर्निंग होता है उसमें 24% इसी का हिस्सा है, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। और ये जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये करीब 4% कंट्रीब्यूट करती है इंडिया के जीडीपी में। और ये सिर्फ यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि सेल्फ रिलायंट है और कंप्लीट है अपने वैल्यू चेन में। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसका रॉ मटेरियल भी इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है, इसका प्रोसेसिंग भी इंडिया में होता है और इसका फाइनल प्रोडक्ट भी इंडिया में ही बनता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये जो है ये सेल्फ रिलायंट है या फिर इसका जो कंप्लीट चेन है वो इंडिया में बेस्ड है। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू एडिशन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की यहाँ पर बताया गया कि जैसे सबसे पहले फाइबर प्रोडक्शन बनता है, इससे रॉ फाइबर, फिर यहाँ पर स्पिनिंग होता है, यार्न बनता है, इसके बाद पूरा प्रोसेस है, इसको आप खुद से देख सकते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा यहाँ पर आ जाता है कॉटन टेक्सटाइल। तो देखिए जो कॉटन टेक्सटाइल है वो इंडिया के लिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर आप एंशिएंट इंडिया को देखते हैं तो जो कॉटन टेक्सटाइल था उसको हैंड स्पिनिंग से प्रोड्यूस किया जाता था और उसके साथ ही हैंडलूम वीविंग टेक्निक जो था उसको यूज़ करके इसको प्रोड्यूस किया जाता था। लेकिन 18वीं सेंचुरी आने के बाद जो पावर लूम्स आए, उसके आने के बाद जो हमारा जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज था जो कि हैंडलूम पर काम किया करता था या फिर जो हैंड स्पिनिंग पर काम करता था, उसको काफ़ी झटका लगा या फिर उसका जो प्रोडक्शन था या फिर उसकी जो मार्केट में वैल्यू थी वो काफ़ी कम हो गई। क्योंकि उस समय जो इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया उसके वजह से जो वहाँ से जो प्रोडक्ट आ रहे थे उसके प्राइसेस को ये कम्पीट नहीं कर पा रहे थे और बहुत सारी चीज़ें थी। इस वजह से ये जो पूरा मार्केट था या फिर जो हमारा इंडस्ट्री था इंडिया का ये काफ़ी प्रभावित हुआ। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक डाटा जैसे दिया गया है कि जो फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में मुंबई में 1854 में, और जो 2 वर्ल्ड वार्स यूरोप में लड़े गए थे उस समय इंडिया जो था वो ब्रिटिश कॉलोनी था, यानी ब्रिटिश का गुलाम था। और उसके वजह से जो क्लॉथ की जो डिमांड थी यूके में वर्ल्ड वार के समय काफ़ी बढ़ गई, इसलिए उसकी वजह से इंडिया में प्रोडक्शन को काफ़ी बूस्ट मिला, काफ़ी उसकी प्रोडक्शन को सपोर्ट मिला यूके द्वारा, क्योंकि वहाँ पर डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी। और यूके से ये कहा गया था कि वो इंडिया से ज़रूरतों को पूरा करे, यानी यूके में ये बात थी कि वो इंडिया से अपनी ज़रूरतों को पूरा करवा रहा था। और इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं कॉटन इंडस्ट्री के बारे में तो 30 नवंबर 2011 तक करीब 1946 कॉटन और हैंडमेड फाइबर टेक्सटाइल मिल्स हैं इंडिया में। और करीब 80% जो इनका जो है प्रोडक्शन या फिर मालिक जो है वो प्राइवेट सेक्टर इसको कंट्रोल करती है या फिर प्रोडक्शन करती है। और इसके अलावा जो 20% है उसमें आपका पब्लिक सेक्टर भी आ जाता है और इसके अलावा कोऑपरेटिव सेक्टर भी आ जाते हैं। और इसके अलावा बहुत हज़ारों की संख्या में स्मॉल फैक्ट्रीज हैं इंडिया में जहां पर 4 से 10 लूम तक मौजूद हैं, यानी एक फैक्ट्री में 4 से 10 लूम तक मौजूद हैं। और वैसे हज़ारों की संख्या में फैक्ट्रीज इंडिया में हैं। और अगर हम शुरुआत के समय में देखें जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो मेनली आपको कॉटन ग्रोइंग बेल्ट जो है इंडिया में जहां पर कॉटन उगता है वहां पर बेस्ड थी, जैसे कि आपका महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया। और जो रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी है या फिर जो मार्केट है या फिर ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है ताकि कोई भी इंडस्ट्री है उसको सेटअप करने के लिए। इसके बारे में हमने पहले भी देखा था। तो देखिए इस वजह से इन रीजन्स में ये जो फैक्ट्रीज थी ये काफ़ी बनी या फिर लगी। और ये जो इंडस्ट्री है ये काफ़ी जुड़ी हुई है एग्रीकल्चर से। और एग्रीकल्चर से जुड़ने का रीज़न ये है कि देखिए ये एग्रीकल्चर से अपने रॉ मटेरियल्स को खरीदती है और इसके साथ ही ये जो फार्मर्स है उनको एक जीविका प्रोवाइड करती है, उनकी अर्निंग्स को सपोर्ट करती है। इसके अलावा बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, जैसे कि आपका कॉटन बॉल प्लकर्स जो हो गए, वर्कर्स हो गए जो कि इंगेज हैं आपके गिनिंग में, स्पिनिंग में, वीविंग में, डाइंग, डिज़ाइनिंग, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत तरीके के डिमांड्स इसके
होते हैं, जैसे कि आपका ज़रूरत है डाइस की ज़रूरत है, मिल स्टोर्स की ज़रूरत है, पैकेजिंग की ज़रूरत है, इंजीनियरिंग वर्क्स की ज़रूरत है। इसलिए ये दूसरे जो इंडस्ट्रीज है उनको भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है। और इसके साथ ही देखिए जो स्पिनिंग आपका है वो मेनली सेंट्रलाइज्ड है आपको महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में। लेकिन इसके साथ ही जो आपका वीविंग है वो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट्रलाइज है, क्योंकि ये जो वीविंग का काम है वो बहुत अलग अलग जगहों पर किया जाता है। और उसका रीज़न ये है कि बहुत अलग अलग जगहों पर ट्रेडिशनल स्किल्स अलग अलग हैं। कुछ जगहों पर आपको कॉटन का काम अच्छा होता है, कुछ जगहों पर जरी का काम अच्छा होता है, कुछ जगहों पर एम्ब्रॉयडरी का काम अच्छा होता है। इसलिए जो आपका वीविंग का काम है वो काफ़ी डिसेंट्रलाइज है और काफ़ी अलग अलग जगहों पर आपको ये काम होते हुए देखने को मिल जाएगा। और इंडिया जो है वो काफ़ी वर्ल्ड उसका जो प्रोडक्ट बनता है स्पिनिंग में वो एक वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट होता है। लेकिन जो वीविंग सप्लाईज है इंडिया के वो उतनी अच्छी नहीं है, उसके जो प्रोडक्ट है वो उतना अच्छा हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो यूज़ नहीं करने पाती जो हाई क्वालिटी यार्न इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है। और जो इंडिया में वीविंग होती है वो की जाती है हैंडलूम द्वारा, पावरलूम द्वारा या फिर मिल्स में। और जो हैंड स्पन खादी है वो बहुत बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है वीवर्स को उनके घरों में एक कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में। तो इसके बाद देखिए आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आगे दिया गया है कुछ डाटा कि मिल सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं, या फिर मेरा मतलब है प्रोडक्शन कितना हो रहा है, पावरलूम में कितना, हैंडलूम में कितना, दूसरे तरीके से कितना। तो देखिए यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री टू कीप मिल सेक्टर लूमेज लोअर देन पावर लूम एंड हैंडलूम। उसका रीज़न ये है कि देखिए जो पावर लूम है और हैंडलूम है वो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है, वहीं जो मिल सेक्टर है उसके कंपेरिजन में काफ़ी कम जॉब प्रोवाइड करता है। इसलिए हमको हैंडलूम और पावर लूम को बढ़ावा देना चाहिए या फिर उससे प्रोडक्शन को ज़्यादा रखना चाहिए। और इंडिया जो है वो जापान को यान एक्सपोर्ट करता है। और दूसरे जो इंपॉर्टेंट है कॉटन गुड्स के इंडिया से जो इंपोर्ट करते हैं वो है यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज। तो ये सभी कंट्रीज है जो कि इंडिया से यान को इंपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर जैसे देखिए बताया गया कि कॉटन टेक्सटाइल कहाँ पर है, वुलन टेक्सटाइल कहाँ पर है और सिल्क टेक्सटाइल का जो इंडस्ट्रीज है वो कहाँ पर बेस्ड है। और इसके बाद यहाँ पर जैसे बात की है कि इंडिया जो है उसके पास दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट स्पिंडल्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। और ये कैपेसिटी है आपको 43.13 मिलियन स्पिंडल्स। और ये सेकेंड नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर आपका चाइना है। और मिड 80s के बाद जो स्पिनिंग सेक्टर है उसको काफ़ी अटेंशन मिला है, उस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। और इस वजह से हम देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और हमारा जो जो कॉटन यार्न का जो ट्रेड है पूरे वर्ल्ड में उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये करीब 1/4 ऑफ टोटल ट्रेड है, यानी वर्ल्ड में जितना भी ट्रेड होता है उसका 1/4 हमारा है। और लेकिन हमारा जो ट्रेड है गारमेंट के मामले में वो पूरी दुनिया के ट्रेड का मात्र 4% है। और उसका रीज़न ये है कि हमारा जो स्पिनिंग मिल्स हैं वो ग्लोबल लेवल पर कम्पिटिटिव हैं और वो यूज़ करते हैं जो फाइबर्स हम प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन वहीं जो हमारा वीविंग, निटिंग और जो प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि कपड़ों को प्रोसेस करते हैं वो इन चीज़ों को प्रोसेस नहीं करने पाते, या फिर उनके जो प्रोडक्ट आते हैं वो वर्ल्ड लेवल पर उतने अच्छे नहीं हैं, कम्पिटिटिव नहीं है। और इसके वजह से हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड ट्रेड में वो उतना अच्छा हमको देखने को नहीं मिलता, मात्र 4% हमको देखने को मिलता है गारमेंट्स के मामले में। लेकिन इसके आगे देखिए जैसे बताया जा रहा है कि बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज इन फ्रेगमेंटेड स्मॉल यूनिट्स विच कैटर टू द लोकल मार्केट, दिस मिसमैच इन मेजर ड्रॉबैक फॉर इंडस्ट्री। देखिए बहुत ज़्यादा तो जो प्रोडक्शन होता है गारमेंट्स का वो स्मॉल यूनिट्स में होता है, जो कि लोकल मार्केट को सिर्फ पूरा करने के लिए बनाते हैं कपड़े, वर्ल्ड मार्केट को टारगेट नहीं करते या फिर वर्ल्ड मार्केट में वो एक्सपोर्ट नहीं करते। और इसका रिजल्ट ये होता है कि ज़्यादातर जो हमारे स्पिनर्स हैं वो अपने कॉटन यान को एक्सपोर्ट कर देते हैं, वहीं जो दूसरे आपके गारमेंट मैन्युफैक्चर हैं उनको फैब्रिक को इंपोर्ट करना पड़ता है अपने गारमेंट्स को बनाने के लिए। इसके बाद आगे यहाँ देखिए ही हमारे सामने एक क्वेश्चन आ जाता है और वो है व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू इम्प्रूव आवर वीविंग सेक्टर इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग यार्न इन लार्ज क्वांटिटीज। तो देखिए पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमारे देश में जो यार्न का प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, लेकिन उसके कंपेरिजन में जो हमारा वीविंग सेक्टर है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करने पा रहा है हमारे यार्न को। और इसलिए यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हमको इस बात पर क्यों फोकस करना चाहिए कि हम जो है वीविंग सेक्टर को बेहतर बनाएं यार्न को एक्सपोर्ट करने के बजाय। तो उसका रीज़न भी यहाँ पर देखिए देख सकते हैं, ये दिया गया है, इसी को देखकर आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यार्न जो है
वो 85 रुपीज़ पर केजी बिकता है। लेकिन उसी यार्न को अगर हम ट्राउज़र के रूप में प्रोसेस करके वीव करके और बेचते हैं तो यही यार्न हमें 800 रुपये पर केजी ला कर देता है। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि अगर जो हमारा प्रोडक्शन है उसमें जितने भी स्टेप्स हैं उन सभी स्टेप्स को हम अपने देश में करते हैं, हमारे घर में ही करते हैं, तो हमारा जो वैल्यू एडिशन है वो ज़्यादा होगा और उसी चीज़ का हमें 85 की जगह 800 रुपया मिलेगा या फिर प्रॉफिट हमारा मान लीजिए 400 रुपये ही है, तो ये पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हम यार्न को बेचने के बजाय हम जाकर वीविंग सेक्टर को बेहतर बनाएं ताकि हम यार्न को प्रोसेस कर सकें। तो देखिए यहाँ पर जैसे आगे लिखा गया है कि देखिए हमने जो प्रोडक्शन है अच्छी क्वालिटी के स्टेपल कॉटन का, इसके बारे में हम ऊपर बात कर रहे थे पिछले वीडियो में। तो देखिए स्टेपल कॉटन जो है उसका प्रोडक्शन हमने अच्छी क्वालिटी के स्टेपल कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है और अभी 2011-12 में ये जो डाटा था ये आपको 356 लाख बेल्स था और एक बेल में आपको 170 केजी कॉटन आता है। और लेकिन इसके साथ ही जो हमारा इंपोर्ट है वो अभी भी हमको लग रहा है कि इंपोर्ट और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इसके साथ ही कई प्रॉब्लम्स भी, जैसे कि आपका प्रोडक्शन में पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, पावर सप्लाई लगातार नहीं आती, या फिर जो मशीनरी है उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है ताकि जो वीविंग और प्रोसेसिंग सेक्टर है वो ज़्यादा बेहतर काम कर सके। और जो दूसरे प्रॉब्लम्स है वो जैसे हैं कि जो लेबर आउटपुट है, पर लेबर आउटपुट यानी एक व्यक्ति कितना काम करता है, ये काफ़ी कम है। और इसके साथ ही जो सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री है उससे भी काफ़ी ज़्यादा हमको कंपटीशन मिल रहा है हमारे कॉटन इंडस्ट्री को। इसके बाद इसमें देखिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है जूट टेक्सटाइल और अब हम पढ़ने वाले हैं जूट के बारे में। तो देखिए इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का और जो जूट गुड्स है यानी जूट से जो चीज़ें बनती हैं जैसे जूट का बोरा हो गया और भी चीज़ें, और इसका जो एक्सपोर्टर के रूप में बांग्लादेश के बाद ये सेकंड नंबर पर आता है। यानी एक्सपोर्ट जूट जो है उसका एक्सपोर्ट इंडिया सेकंड नंबर पर आता है लेकिन प्रोडक्शन में वो फर्स्ट नंबर पर आता है। और इंडिया में अगर हम देखें तो करीब 80 जूट मिल्स लोकेटेड है। 2010-11 के दौरान 80 जूट मिल्स चल रहे थे और इनमें से जो ज़्यादातर जूट मिल्स हैं वो आपको वेस्ट बंगाल में लोकेटेड हैं और मेनली ये छोटे से रीजन में लोकेटेड है जो कि रीजन है आपका हुगली रिवर का रीजन। हुगली रिवर के रीजन में एक बेल्ट है 98 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा। इसी रीजन में आपको ज़्यादातर प्रोडक्शन भी होता है और ज़्यादातर यहाँ पर आपको मिल्स भी हैं। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ बताया गया है, एक जानकारी दी गई है कि जो पहला जूट मिल था इंडिया में वो स्थापित हुआ था 1859 में रिश्रा में, और पार्टीशन के बाद यानी 1947 में जब पार्टीशन हुआ उस समय तो जो जूट मिल्स थे वो तो इंडिया में रह गए, लेकिन जो प्रोडक्शन एरिया था जहाँ पर जूट का प्रोडक्शन होता था उसका 3/4 एरिया जो था वो बांग्लादेश में चला गया, यानी उस समय के ईस्ट पाकिस्तान में चला गया। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि इतने बड़ी संख्या में जो जूट मिल्स हैं वो आखिर वेस्ट बंगाल में क्यों हैं और उस छोटे से रीजन में क्यों हैं। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि जो जूट का प्रोडक्शन एरिया वही है यानी कि वहीं पर ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन होता है, वहाँ पर जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी सस्ता है और इसके साथ ही वहाँ पर बहुत अच्छा आपको रेलवे कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी और इसके साथ ही वाटर कनेक्टिविटी है वाटरवेज के ज़रिए, ताकि जो रॉ मटेरियल है उसको आसानी से मूव किया जा सकता है। और इसके साथ ही वहाँ पर वाटर भी है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वाटर अवेलेबल है ताकि जो रॉ जूट है उसको प्रोसेस किया जा सके। और वेस्ट बंगाल या फिर आसपास के जो राज्य हैं जैसे बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, यहाँ से काफ़ी सस्ता लेबर मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है हमारे जूट इंडस्ट्री के लिए। और इसके साथ ही जो हमारा ये रीजन है उसके आसपास हमारा कोलकाता भी है जो कि एक अर्बन सेंटर के रूप में काम करता है, जो कि दूसरी फैसिलिटीज़ जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोर्ट फैसिलिटीज़ या फिर जो एक्सपोर्ट करने के लिए जो पोर्ट की ज़रूरत है इन सभी चीज़ों को प्रोवाइड कर देता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमको जितनी भी चीज़ें ज़रूरत है जूट को प्रोड्यूस करने के लिए, जूट की फैक्ट्री के लिए, वो हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। तो इसलिए इस रीजन में ये जो फैक्ट्रीज हैं ये स्थापित की गई हैं। और अगर 2010-11 की बात करें तो उस समय जो जूट इंडस्ट्री थी वो डायरेक्टली 3.7 लाख यानी 3,70,000 वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दे रही थी और करीब 40 लाख की संख्या में स्मॉल या फिर मार्जिनल फार्मर्स जो थे जो कि जूट के कल्टीवेशन में इन्वॉल्व हैं उनको भी ये काफ़ी सही से सपोर्ट कर रही थी। और इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हैं यानी जूट के प्रोडक्शन या फिर प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है, जैसे कि कोई ट्रक ड्राइवर है जो कि जूट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, या फिर कोई ट्रेन को सपोर्ट करता है और भी बहुत तरीके से सपोर्ट करता है ये जूट इंडस्ट्री लोगों को।
अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो हमारा इंडस्ट्री है इसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो देखिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो जूट इंडस्ट्री है उसको सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट द्वारा रिप्लेस करने की बात हो रही है या फिर रिप्लेस किया जा रहा है बहुत जगहों पर। यानी जो उसके जगह पर सिंथेटिक बोड़े आते हैं और भी चीज़ें आती हैं सिंथेटिक उससे, या फिर इसके अलावा बहुत सारे दूसरे कंट्रीज भी हैं जो कि कंपटीशन में आ गए हैं और काफ़ी अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, जैसे कि आपका बांग्लादेश हो गया, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट, थाईलैंड। तो ये जो कंट्रीज है ये भी जूट के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारे देश में जो इंटरनल डिमांड है यानी देश के अंदर जो यूज़ है जूट का वो काफ़ी बढ़ा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसने एक तरीके से ये मैंडेटरी कर दिया है, जरूरी कर दिया है कि जो पैकेजिंग होगी वो जूट से पैकेजिंग होगी। इस वजह से जो डिमांड है जूट का वो काफ़ी बढ़ चुका है। और जो हमारा डिमांड है जूट का उसको बढ़ाने के लिए हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है, यानी जूट से हम क्या बनाते हैं इन चीज़ों को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। और 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी बनाई गई थी ताकि जो हमारा जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सके, क्वालिटी जूट का बढ़ाया जा सके और अच्छी प्राइसेस जूट फार्मर्स को दिया जा सके और जो यील्ड है पर हेक्टेयर उसको भी बढ़ाया जा सके। और जो मेन मार्केट है हमारे जूट का वो है यूएसए, कनाडा, रसिया, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, यूके, ऑस्ट्रेलिया। और जो ग्लोबल कंसर्न है इन्वायरमेंट फ्रेंडली के लिए या फिर जो प्लास्टिक्स या फिर जो और भी चीज़ें हैं उन चीज़ों से के प्रति लोगों का काफ़ी कंसर्न है। इस वजह से जो हमारा जूट इंडस्ट्री है या फिर जूट प्रोडक्ट है उसके लिए फिर से हमारा एक तरीके का अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ है, क्योंकि लोग जो है वो सिंथेटिक चीज़ों से अब दूर भागना चाह रहे हैं इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है और वो है शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री को देख लेते हैं। तो देखिए इंडिया जो है वो सेकेंड है सेकेंड नंबर पे आता है वर्ल्ड में प्रोड्यूसर में शुगर के मामले में, और फर्स्ट प्लेस ये आता है गुड़ और खरसारी के प्रोडक्शन में। इसके बाद अगर हम आगे आते हैं, जो रॉ मटेरियल है इस इंडस्ट्री का वो काफ़ी बल्की होता है और इसको जब पहुंचाया जाता है खेतों से फैक्ट्रीज तक तो उस दौरान जो इसका सुक्रोज का कंटेंट है वो काफ़ी घट जाता है और ये काफ़ी एक प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री के लिए। और इसके बाद एक सवाल आपसे पूछा गया, वेयर शुड द मिल्स बी आइडियली लोकेटेड, यानी जो शुगर मिल्स हैं शुगर फैक्ट्रीज हैं उनको कहाँ पे लोकेटेड होना चाहिए, कहाँ इनको बैठना चाहिए। और 2010-11 की डाटा की बात करें तो ये जो फैक्ट्रीज हैं इनकी संख्या है 662, यानी 662 शुगर मिल्स इंडिया में लोकेटेड हैं और ये काफ़ी बड़े एरिया में लोकेटेड हैं, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश में हो गया, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात। इसके अलावा दूसरे स्टेट्स में भी है जैसे पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश। तो इन सभी स्टेट्स में ये जो हमारे 662 शुगर मिल्स हैं ये स्थापित हैं और इनमें से जो 60% मिल्स हैं वो आपको उत्तर प्रदेश और बिहार रीजन में स्थापित हैं। और ये जो इंडस्ट्री है ये सीजनल है नेचर में, क्योंकि देखिए जो शुगर का कटिंग का काम होता है या फिर प्रोसेसिंग का काम होता है ये सालों भर नहीं होता, कुछ महीनों के लिए होता है और इसलिए हम कह सकते हैं ये जो इंडस्ट्री है ये सीजनल है। और ये जो इंडस्ट्री है ये सूटेड है कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए। तो देखिए पहले हमने सेक्टर की बात की थी, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, इस तरीके से। तो ये जो इंडस्ट्री है ये सबसे अच्छी काम करेगी अगर हम इसको कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर काम करें। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज सो, ऐसा क्यों है, इसको एक्सप्लेन आप चाहे तो कर सकते हैं। तो देखिए पिछले कुछ सालों में हमने एक तरीके की टेंडेंसी देखा है इस सेक्टर में कि जो मिल्स हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं और कंसंट्रेट कर रहे हैं जो सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया के वहाँ पर, स्पेशली महाराष्ट्र में। और उसके कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि देखिए जो केन प्रोड्यूस होता है इन रीजन्स में यहाँ पर सुक्रोज का कंटेंट काफ़ी हाई होता है और इसके साथ ही जो कूलर क्लाइमेट है इस रीजन में उसकी वजह से जो क्रशिंग का सीजन है वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। और इसके साथ ही जो कोऑपरेटिव्स हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं इस स्टेट्स में और इसलिए जो हमारे जो कोऑपरेटिव सेक्टर है वहाँ पर मिल्स भी अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। और देखिए जो मेजर चैलेंज है इस इंडस्ट्री के सामने और वो है इस इंडस्ट्री का सीजनल नेचर होना, यानी ये जो इंडस्ट्री है ये सीजनल है, ऐसा नहीं है कि आपको साल भर ये काम करती है, कुछ महीनों के लिए काम करती है ये इंडस्ट्री। और इसका जो प्रोसेसिंग स्टाइल है वो काफ़ी ओल्ड है, काफ़ी इनएफिशिएंट है प्रोडक्शन इसका, और ट्रांसपोर्ट जो है उसमें काफ़ी डिले होता है, जब यानी कि जो केन है वो खेतों से निकलकर फैक्ट्रीज तक पहुंचने में काफ़ी डिले होता है। और जो हमारा जो बैकेज है उसको यूज़ को मैक्सिमाइज करना भी हमारे लिए काफ़ी बड़ी प्रायोरिटी है।
इसके बाद देखिए आगे है हमारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो देखिए मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या हो गई, वैसे इंडस्ट्रीज जो कि मिनरल्स को यूज करते हैं और मेटल्स को यूज करते हैं रॉ मटेरियल के लिए, उनको हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा रहा है कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज दैट वुड फॉल इन दिस कैटेगरी, क्या आप ऐसी इंडस्ट्री का नाम बता सकते हैं जो कि इस कैटेगरी में आए। तो सिंपल है, आपका आयरन हो गया, फिर आपका एल्युमिनियम हो गया, या फिर आपका कॉपर हो गया, इस तरीके के जो मेटल वाले इंडस्ट्री है वो सभी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा आ जाता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो देखिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो बेसिक इंडस्ट्री है, क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रीज आप देखते हैं इंडिया में वो सभी इसी पर डिपेंडेंट है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। चाहे वो इंडस्ट्री हेवी हो, मीडियम हो, लाइट हो, कैसी भी इंडस्ट्री हो, उसको आयरन और स्टील की ज़रूरत ही है अपने काम को चालू करने के लिए या फिर अपने प्रोसेस को पूरा करने के लिए। और देखिए स्टील जो है वो बहुत उसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है अलग अलग तरीके के इंजीनियरिंग गुड्स बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने के लिए, डिफेंस के लिए, मेडिकल के लिए। इसका मतलब है सभी चीज़ें बनाने के लिए हमें स्टील या फिर आयरन की ज़रूरत होती है। और देखिए जो प्रोडक्शन है या फिर जो कंजम्पशन है स्टील का, उसको किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के इंडेक्स के रूप में देखा जाता है। यानी कि कोई कंट्री अगर ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है स्टील का और कोई कंट्री कम कर रही है, तो ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाले कंट्री को या फिर ज़्यादा कंजम्पशन करने वाले कंट्री को कहा जाएगा कि वो ज़्यादा डेवलप्ड है या फिर ज़्यादा डेवलप वो कर रही है। और जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो एक हेवी इंडस्ट्री है, क्योंकि इसके जितने भी रॉ मटेरियल हैं या फिर इसके जितने भी फिनिश्ड गुड्स हैं वो काफ़ी हेवी होते हैं, काफ़ी बल्की होते हैं, और इनका जो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट होता है ये काफ़ी हाई होता है। और इसके बाद देखिए जो हमारा आयरन ओर है, कोकिंग कोल है और लाइम स्टोन है, इनको 4:2:1 रेशियो में ज़रूरत होता है ताकि हम जो स्टील है उसका प्रोडक्शन कर सकें। और इसके साथ ही कुछ क्वांटिटीज़ हमें मैग्नीज की भी ज़रूरत होती है स्टील को हार्ड करने के लिए, स्टील को अच्छा बेहतर बनाने के लिए। और देखिए यहाँ पर एक सवाल फिर से पूछा गया है कि जो हमारा स्टील प्लांट्स हैं, स्टील इंडस्ट्रीज हैं, उनको कहाँ पे लोकेटेड होना चाहिए, क्या इसके लिए आइडियल लोकेशन होगा। तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है रिमेंबर दैट द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑल्सो नीड एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू द मार्केट्स एंड कंज्यूमर। तो देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ ये ध्यान नहीं रखना है कि हमारा रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा या फिर कहाँ हमें सस्ता पड़ेगा, हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये जो इंडस्ट्री है ये हेवी इंडस्ट्री है और इसको अपने प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक अच्छा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क चाहिए जो कि इसके कंज्यूमर तक और मार्केट तक इसके प्रोडक्ट को पहुँचा सके। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारा इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में 2010-11 में जो स्टील प्रोडक्शन था वो था 72.2 मिलियन टन, और इंडिया का जो रैंक था वो था 4th पूरे वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोडक्शन में। और ये इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्पॉन्ज आयरन का। और 2010-11 में पर कैपिटा कंजम्पशन जो है स्टील का वो केवल 49 kg पर एनम है, जबकि पूरे वर्ल्ड का एवरेज है 182 kg। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं इमेज। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो रीजन है यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में आपका जो स्टील इंडस्ट्रीज है वो लोकेटेड है। इसके अलावा दूसरे रीजन्स भी हैं, जैसे कि आपका भिलाई यहाँ पर है, विशाखापट्टनम में, विजयनगर, भद्रावती, सलेम, इन सभी रीजन्स में जो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये हमारे स्टील इंडस्ट्रीज है इंडिया के, यानी स्टील प्लांट्स हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है कि किस ईयर में कितना हमारा प्रोडक्शन था। और इसके बाद यहाँ डाटा देखते हैं कि जो चाइना है उसका कितना प्रोडक्शन है पिछले कुछ सालों में और हमारे इंडिया का कितना प्रोडक्शन है। तो इस तरीके से हम देखें तो हमारा जो इंडिया का प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम है चाइना के कंपैरिजन में या फिर पूरे वर्ल्ड का जो एवरेज है उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है व्हाई इज़ द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील सो लो इन इंडिया, यानी इंडिया का जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो इतना कम क्यों है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ बताई है कि जो मिनी स्टील प्लांट्स है, तो देखिए स्टील प्लांट्स कई तरीके के होते हैं। एक आपका इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट होता है जो कि काफ़ी बड़ा होता है जहाँ पर सारा प्रोसेस जो है स्टील का वो किया जाता है, लेकिन एक मिनी स्टील प्लांट भी होता है जहाँ पर सिर्फ स्टील का प्रोडक्शन किया जाता है और इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक फर्नेसेज होते हैं, स्टील क्रैप का यूज़ किया जाता है और स्पॉन्ज आयरन का यूज़ किया जाता है, और इसमें काफ़ी अलग तरीके का प्रोसेस होता है आपके इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स का। और देखिए जो ज़्यादातर आपको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, यानी जितने भी सरकारी आपके स्टील प्लांट्स हैं वो अपने स्टील को सेल के नाम पर बेचते हैं, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम पर बेचती है, इसके थ्रू मार्केट करती है। और
यहाँ पे देखिए एक वही बताया गया है, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जो होता है वो लार्ज होता है और इसमें सारी चीज़ें एक ही कम्प्लेक्स में होती हैं। रॉ मटेरियल को एक साथ लाने से लेकर स्टील मेकिंग तक और रोलिंग और उसको शेप देने तक सारा प्रोसेस एक ही जगह पर किया जाता है। यहाँ पर देखिए आगे बात की गई है चाइना और इंडिया की और उनको कंपेयर किया गया है कि 1950s में जो चाइना थी और जो इंडिया है, इनका जो प्रोडक्शन था स्टील का वो लगभग बराबर था और इंडिया जो है वो आज काफ़ी पीछे रह गया है चाइना से, और चाइना जो है वो आज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है स्टील का, और इसके साथ ही चाइना जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है स्टील का। और 2004 में जो इंडिया था वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था स्टील का, जो कि करीब 2.25% था ग्लोबल स्टील ट्रेड का। और जो छोटा नागपुर प्लेटू रीजन है वहाँ पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन है आपको स्टील और आयरन इंडस्ट्रीज़ का। इसका रीज़न ये है कि ये जो रीज़न है यहाँ पर काफ़ी एडवांटेज मिलता है इस इंडस्ट्री के लिए, और इसके पास काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इस रीजन में डेवलप करने का। और उसके उन रीजन्स में इंक्लूड होता है आपका जैसे आयरन ओर काफ़ी सस्ता यहाँ पर है, इसके साथ ही हाई ग्रेड रॉ मटेरियल मिल जाता है, चीप लेबर मिल जाता है इस रीजन में, और इसके साथ ही काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल भी है डोमेस्टिक मार्केट में, होम मार्केट में। और देखिए इंडिया जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आयरन और स्टील प्रोडक्शन के मामले में वर्ल्ड में, लेकिन हम अभी तक अपने पूरे पोटेंशियल पर काम नहीं कर रहे हैं, यानी जितनी हमारी कैपेसिटी है उतना हम परफॉर्म नहीं कर रहे, उतना हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। उसके कई सारे रीज़न हैं। जैसे पहला रीज़न ये है कि हाई कॉस्ट है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के, और इसके साथ ही जो कुकिंग कोल है जो कि यूज़ किया जाता है स्टील प्रोडक्शन में, आयरन प्रोडक्शन में, वो काफ़ी लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। हमारा जो लेबर है उसका प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है, और एनर्जी का सप्लाई भी काफ़ी प्रॉब्लम है, इरेगुलर सप्लाई होता है। इसके साथ ही हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ख़राब है, यानी ट्रांसपोर्टेशन में लेकर और भी चीज़ों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना अच्छा नहीं है, काफ़ी ख़राब है। और इसके साथ ही हम बहुत बड़ी मात्रा में जो अच्छी क्वालिटी के जो स्टील है उसको इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज से, हम उसको यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं करते। लेकिन जो हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन है स्टील का वो सफिशिएंट है ताकि हमारे जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। और इसके साथ ही जो हमारा लिबरलाइजेशन है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके वजह से इस इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला है पिछले कुछ सालों में। और इसके साथ ही ये भी ज़रूरत है कि हम जो है वो रिसर्च और डेवलपमेंट करें इस सेक्टर में, ताकि जो स्टील है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से हम प्रोड्यूस करें और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के स्टील हम प्रोड्यूस कर सके। इसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ पर हमारा है एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। देखिए एल्युमिनियम स्मेल्टिंग जो है यानी एल्युमिनियम का जो प्रोडक्शन है ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटालर्जिकल इंडस्ट्री है इंडिया में। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? वो है आयरन एंड स्टील। और एल्युमिनियम जो है उसमें कई सारे फीचर्स हैं जिसके वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि एल्युमिनियम जो है वो आयरन और स्टील के मुकाबले काफ़ी हल्का होता है, और ये कोरोजन से रेजिस्टेंट होता है, काफ़ी अच्छा कंडक्टर होता है हीट का, इसके साथ ही इलेक्ट्रिसिटी का भी, और ये मेलिएबल होता है। और इसको दूसरे मेटल्स के साथ जब मिक्स किया जाए यानी अलॉय जब बनाया जाता है तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और इसके साथ ही जो एल्युमिनियम है इसको एयरक्राफ्ट बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में, वायर्स बनाने में यूज़ किया जाता है। और ये काफ़ी पिछले कुछ सालों में ये काफ़ी पॉपुलर हुआ है स्टील की जगह पर यूज़ करने के लिए, या फिर जो आपका कॉपर है, जिंक, लेड, इन चीज़ों को रिप्लेस करके एल्युमिनियम को बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में अब यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे रीज़न हैं। और जो एल्युमिनियम स्मेल्टिंग का प्लांट है यानी एल्युमिनियम जो प्रोडक्शन है वो आपको उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इन राज्यों में होता है। लेकिन इसमें जो आपका उड़ीसा है यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इसके बाद जितने राज्य हैं वहाँ पर प्रोडक्शन होता है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि 2008-2009 में जो इंडिया का प्रोडक्शन था वो था 15.29 लाख मिलियन टन। तो देखिए ये थोड़ा गलत तरीके से लिख दिया गया है, 15.29 लाख टन होगा या फिर 1.5 मिलियन टन होगा। तो इस तरीके से होगा ये डाटा, ये यहाँ पर गलत लाख मिलियन एक साथ नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो इसके बाद देखिए जो बॉक्साइट है जिससे कि एल्युमिनियम को प्रोड्यूस किया जाता है, ये रॉ मटेरियल है एल्युमिनियम का, और ये काफ़ी बल्की होता है, और इसका जो कलर होता है वो डार्क रेडिश होता है। और जो नीचे यहाँ पर इमेज दिया गया है उसमें बताया गया है कि किस तरीके से एल्युमिनियम बनाने का जो प्रोसेस है वो किया जाता है। और इसके साथ ही जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एल्युमिनियम के प्रोडक्शन में, और उसके साथ ही जो रॉ मटेरियल है वो सस्ते दामों पर चाहिए होता है ताकि जो एल्युमिनियम है वो सस्ते दामों पर प्रोड्यूस किया जा सके। और इसके साथ ही ये दोनों जो चीज़ें हैं आपका इलेक्ट्रिसिटी और रॉ मटेरियल का
सप्लाई, ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर जो एल्युमिनियम इंडस्ट्री है वो बैठेगी। जैसे कि आप देखेंगे ओडिशा में, तो ओडिशा में आपको इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाती है और इसके साथ ही जो आपका रॉ मटेरियल है वो काफ़ी सस्ते दामों पर मिल जाता है, क्योंकि उसी इलाके में इसके खान है या फिर इसके जो माइंस हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया कि 4 से 6 टन अगर हम बॉक्साइट लेते हैं तो उससे 2 टन एल्यूमिना बनता है और उससे 1 टन एल्यूमिनियम बनता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक प्रोसेस बताया गया कि जो एल्युमिनियम है वो किस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल आता है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर उसको एल्युमिनियम रिफाइनरी में डाला जाता है जिसमें कि एल्यूमिना बनता है, और इसके साथ ही फिर इसको प्रोसेस करके एल्युमिनियम बनाया जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को आप डिटेल में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये काम किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक आपको एक्टिविटी दी गई है, तो इस एक्टिविटी को आप खुद से देख सकते हैं, कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है और वो है हमारा केमिकल इंडस्ट्रीज़। तो देखिए जो केमिकल इंडस्ट्री है इंडिया में वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही है, काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है और काफ़ी डाइवर्सिफाई कर रही है। और केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें बहुत तरीके के केमिकल्स आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक चीज़। जैसे एल्युमिनियम की बात करें तो उसमें सिर्फ एल्युमिनियम है, लेकिन केमिकल में आपको बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपका सिंथेटिक फाइबर्स हो गया, सिंथेटिक फाइबर में बोल रहा हूँ, नाइट्रिक एसिड हो गया, अल्कलाइज हो गया, सोडा ऐश हो गया। इस तरीके से बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि केमिकल इंडस्ट्रीज में आ जाते हैं। और जो केमिकल इंडस्ट्री है वो करीब 3% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। और इंडिया में जो केमिकल इंडस्ट्री है उसका साइज एशिया में 3rd लार्जेस्ट है और पूरे वर्ल्ड में 12th है, यानी कि 12वें स्थान पर आता है प्रोडक्शन के हिसाब से, कीमत के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से। और देखिए ये जो केमिकल इंडस्ट्री है इसमें आपको छोटे स्केल्स के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी देखने को मिल जाएंगे और इसके साथ ही लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी देखने को मिल जाएंगे। और इसके साथ ही जो केमिकल इंडस्ट्री है वो 2 तरीके के हैं, पहला तो आपका इनऑर्गेनिक हो गया और दूसरा ऑर्गेनिक हो गया। और इन दोनों सेक्टर के जो केमिकल इंडस्ट्रीज है दोनों में ही हमको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और इन दोनों की बात करें, यानी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सेक्टर की बात करें, तो इनऑर्गेनिक में आपका आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, एडहेसिव, पेंट, इन चीज़ों को बनाने में। और इसके अलावा नाइट्रिक एसिड, अल्कलाइज, सोडा ऐश, तो ये सभी जो हैं ये आपके आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल्स में। और इसके साथ ही इसमें कॉस्टिक सोडा भी आ जाता है। और इसकी जगह पर अगर हम ऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिकल्स में आपको आ जाते हैं पेट्रोकेमिकल्स, जिसको यूज़ किया जाता है सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ, इन चीज़ों को बनाने में। और जो ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स हैं वो लोकेटेड होते हैं आपको ऑयल रिफाइनरीज के पास या फिर जो आपके पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हैं उसके पास। और जो केमिकल इंडस्ट्री है वो खुद का ही लार्जेस्ट कंज्यूमर है। जैसे कि अगर आप स्टील को देखें तो स्टील जो है वो सप्लाई किया जाता है दूसरे इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल के रूप में, ताकि वो दूसरी चीज़ें बना सके या फिर और भी चीज़ों के लिए यूज़ कर सके। लेकिन केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो एक केमिकल प्लांट जो है वो दूसरे केमिकल प्लांट को सप्लाई करता है रॉ मटेरियल, कुछ चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए। इस तरीके से देखते हैं कि जो पूरा केमिकल इंडस्ट्री है ये एक दूसरे के प्रोडक्ट को यूज़ करता है। इस तरीके से ये जो पूरा इंडस्ट्री है ये सेल्फ डिपेंडेंट है कंजम्पशन के लिए भी और प्रोडक्शन के लिए भी। और जो बेसिक केमिकल है उसको प्रोसेस किया जाता है आगे, ताकि दूसरे केमिकल्स को बनाया जा सके और उसको इंडस्ट्री में यूज़ किया जा सके। और जो एग्रीकल्चर है या फिर जो कंज्यूमर मार्केट है इसमें भी इसको सप्लाई किया जाता है इन केमिकल्स को। और इसके बाद एक बात कही जा रही है कि आप एक तरीके से लिस्ट बना सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि केमिकल इंडस्ट्री से प्रोड्यूस होते हैं, उसका आप लिस्ट बना सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो देखिए फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का नाम देखते ही हमें ये पता चल जाता है कि ये मेनली आपको फर्टिलाइजर बनाता है। और फर्टिलाइजर जैसा कि आप जानते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है इसमें मेनली आपको जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं, मेनली जिसमें यूरिया आता है या फिर जो आपका फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं या फिर अमोनियम फॉस्फेट हैं या फिर जो कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स हैं, इनको प्रोड्यूस किया जाता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। और जो ये कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स होते हैं जिनमें आपको नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास का आपको
प्रोडक्शन किया जाता है या फिर ये इन्वॉल्व होते हैं आपके कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स में। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी चाहिए कि देखिए जो पोटास है, ये पोटास जो है वो इंडिया में पाया नहीं जाता, इंडिया में इसका प्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि इंडिया में इसका कोई खान नहीं है, कहीं पर इसका माइन नहीं है, कहीं पर इंडिया में इसका रिजर्व नहीं है, और इसको कंप्लीटली इंपोर्ट किया जाता है विदेश से, दूसरे देशों से, ताकि अपने देश में जो पोटास की ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सके। और इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का, और इसके साथ ही करीब 57 फर्टिलाइजर यूनिट्स हैं जो कि नाइट्रोजनस और कम्प्लेक्स नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करते हैं। 29 प्लांट्स हैं जो कि यूरिया प्रोड्यूस करते हैं, और 9 हैं जो कि अमोनियम सल्फेट प्रोड्यूस करते हैं। और इसके अलावा 68 स्मॉल यूनिट्स हैं जो कि सिंगल सुपर फॉस्फेट को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं, ये तो आप जानते होंगे अगर आपने एग्रीकल्चर में इन चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा, या फिर नहीं जानते होंगे तो आपको उतना डिटेल में पढ़ना नहीं है। और अगर आज की बात करें तो करीब 10 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, और इसके अलावा एक जो है वो कोऑपरेटिव सेक्टर है हजीरा में, गुजरात में, जो कि आपको फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। और देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद ये जो इंडस्ट्री है ये काफ़ी एक्सपैंड हो चुकी है दूसरे स्टेट्स में, यानी देश के दूसरे हिस्सों में, जिसमें कि आपका गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरला जो है। और ये जो राज्य हैं ये आपको पूरे इंडिया का जो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है उसका हाफ ये प्रोडक्शन करते हैं, यानी ये 4-5 राज्य। और इसके अलावा दूसरे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटका, यानी इन सभी राज्यों में आपका फर्टिलाइजर जो है उसको प्रोड्यूस किया जाता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा आ जाता है वो है सीमेंट इंडस्ट्री। तो देखिए सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सीमेंट है वो उसको यूज़ किया जाता है बहुत सारी चीज़ों में, चाहे वो आपको ब्रिजेस बनाने के लिए यूज़ किया जाए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, या फिर आपके रोड बनाने के लिए, एयरपोर्ट, यानी आप जितने भी तरीके के कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं उन सभी में आपको सीमेंट की ज़रूरत है, और सीमेंट के बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। और ये जो इंडस्ट्री है यानी सीमेंट इंडस्ट्री जो है उसको एक रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है जो कि काफ़ी बल्कि होता है, जैसे कि आपका इसमें लाइम स्टोन आ गया, सिलिका आ गया, एल्यूमिना आ गया, या फिर जिप्सम आ गया। ये सभी जो रॉ मटेरियल है इसकी ज़रूरत होती है सीमेंट इंडस्ट्री को। और इसके अलावा कोल और इलेक्ट्रिक पावर की भी ज़रूरत होती है, और इसके साथ ही रेल ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़रूरत है, ताकि जो रॉ मटेरियल है उसको सीमेंट इंडस्ट्री तक पहुंचाया जा सके, और इसके बाद जो प्रोडक्ट बनकर निकलता है प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाया जा सके। और इस इंडस्ट्री के काफ़ी सारे प्लांट्स आपको गुजरात में देखने को मिल जाएंगे, और इसका रीज़न ये है कि जो आपके गल्फ कंट्रीज़ हैं, यानी जो आपका मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, जैसे कि इराक, ईरान, इस इलाके के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो सीमेंट है उसको पहुँचाया जा सके पोर्ट के ज़रिए या फिर जहाज़ के ज़रिए पहुँचाया जा सके, इसलिए इन रीजन्स में यानी गुजरात में आपके ये प्लांट्स काफ़ी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। और इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में जो फर्स्ट सीमेंट प्लांट था वो सेटअप किया गया था चेन्नई में 1904 में, और इंडिपेंडेंस के बाद ये जो इंडस्ट्री थी ये काफ़ी एक्सपैंड हुई। और इसके साथ ही जब 1989 में इसके प्राइस को यानी सीमेंट के प्राइस को डी कंट्रोल कर दिया गया और इसके डिस्ट्रीब्यूशन को डी कंट्रोल कर दिया गया, इसके बाद जो बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए, इसकी वजह से जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी रैपिड ग्रोथ हमको देखने को मिलता है। और इसके साथ ही कैपेसिटी जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है, और इसके साथ ही जो प्रोसेस है या फिर टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है सीमेंट इंडस्ट्री में, और जो इसका प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और इंडिया में अगर हम बात करें तो करीब 128 लार्ज प्लांट्स हैं इंडिया में जो कि सीमेंट को प्रोड्यूस करते हैं, और इसके अलावा 332 मिनी सीमेंट प्लांट्स हैं कंट्री में जो कि सीमेंट को प्रोड्यूस करते हैं। और इंडिया जो है वो करीब बहुत तरीके के सीमेंट को प्रोड्यूस करता है, बहुत वेराइटी के सीमेंट को प्रोड्यूस करता है। और हमने जैसा कि देखा कि टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट्स हुए हैं या फिर और भी चीज़ों में डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसकी वजह से जो क्वालिटी है सीमेंट की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और क्वालिटी के बढ़ने की वजह से जो मार्केट है ईस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, साउथ एशिया में, वहाँ पर जो हमारा सीमेंट है, इंडिया का सीमेंट है, वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है और वहाँ पर काफ़ी इसको यूज़ किया जा रहा है। और इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में डिमांड आपको कंट्री में भी, हमारे देश में भी, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हमेशा चलते रहते हैं। और ये जो इंडस्ट्री है ये
काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है प्रोडक्शन के मामले में भी और एक्सपोर्ट के मामले में भी। और इसके अलावा बहुत सारे चीज़ें की जा रही हैं ताकि जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको बढ़ाया जा सके, और जो ये जो इंडस्ट्री है इसका जो सप्लाई है वो हमारे देश की तरफ मोड़ा जा सके, हमारे देश में इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को यूज़ किया जा सके। और इसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट है वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ऑटोमोबाइल होता है उसमें हमारे बसेज आ जाते हैं, ट्रक्स, कार्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, यानी जितने भी ट्रांसपोर्ट के व्हीकल हम यूज़ करते हैं वो सभी हमारे ऑटोमोबाइल्स में आ जाते हैं। और ट्रांसपोर्ट के व्हीकल या फिर जो ऑटोमोबाइल है वो हमें एक तरीके का अच्छा ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसके ज़रिए सामान को या फिर लोगों को हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाते हैं या फिर ला पाते हैं। और इस सेक्टर की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए ट्रक्स या फिर बस या फिर कार्स कितने इंपॉर्टेंट है, हमारे डेली लाइफ में ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और इंडिया में बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है। और लिबरलाइजेशन के बाद, यानी जो 1991 में जो लिबरलाइजेशन हुआ था, मार्केट को फ्री किया गया था, उसके बाद बहुत सारे मॉडल्स आए इंडिया में, बहुत सारे कंपनीज आए जिन्होंने कार बनाना शुरू किया और कार के बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइंस बनाए, अलग अलग मॉडल्स बनाए। और इसकी वजह से जो ये जो इंडस्ट्री है, ये जो हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। और लोग बहुत बड़ी संख्या में पैसेंजर्स कार्स को या फिर 2 पहिया वाहन या फिर 3 पहिया वाहन को खरीद रहे हैं। और ये जो इंडस्ट्री है ये इसमें बहुत ज़्यादा जंप देखने को मिला है हमें, इसका जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा हुआ है पिछले 15 सालों में, 20 सालों में। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इस सेक्टर में, और इसके साथ ही जो नई टेक्नोलॉजी आई है इस सेक्टर में, उसकी वजह से जो इंडस्ट्री है वो उसमें हमको ग्लोबल लेवल का डेवलपमेंट देखने को मिला है। यानी जो दूसरे देशों में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो हमारे इंडिया में आई, तो इसलिए जो दूसरे देशों में जिस लेवल की कार्स बनते हैं वो हमारे इंडिया में भी अब बनने लगे हैं। और आज की अगर हम बात करें तो आज करीब 15 मैन्युफैक्चरर्स, यानी कार की 15 कंपनियां हैं पैसेंजर्स कार की, और इसके साथ ही एमयूवी जो हमारे मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स होते हैं उनके, और इसके साथ ही जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनके 9 मैन्युफैक्चरर्स हैं। और इनमें इसके साथ ही जो आपके टू व्हीलर या फिर 3 व्हीलर्स हैं उनके 14 मैन्युफैक्चर, यानी 14 कंपनियां हैं जो कि गाड़ियों को इंडिया में बना रही हैं। और इस इंडस्ट्री की बात करें तो ये इंडस्ट्री आपको दिल्ली के आसपास या फिर गुड़गांव या फिर मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलुरु, इन रीजन्स में इनके प्लांट्स बने हुए, यानी इन रीजन्स में ये जो ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो सेक्टर है वो आ जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। तो ये भी हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसमें हमारा देश जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और ये हमारे देश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जॉब भी मिलता है और बहुत बड़ी संख्या में लोग इसमें काम करते हैं। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो इसी के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी या फिर हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम होता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है उसमें बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स आते हैं, जिसमें कि आपका ट्रांजिस्टर्स भी आ जाता है जो कि बहुत ही छोटा होता है। इससे आपका इससे लेकर आपका टेलीविज़न, टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम यानी मोबाइल फ़ोन, पेजर्स, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार्स, कंप्यूटर, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। यानी बहुत वाइड वेराइटी में ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है ये फैला हुआ है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसमें हमारे सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं और भी चीज़ें इस तरीके से आ जाते हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आ जाते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में हमारा हार्डवेयर आ जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो इंडस्ट्री है ये एक दूसरे के पूरक हैं, यानी एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, एक के बिना दूसरा रह नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर हम इन दोनों को एक साथ बात कर रहे हैं। और देखिए अगर बेंगलोर जो है वो अभी इस सेक्टर के लिए, यानी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हब के रूप में उभरा है। और इसके अलावा दूसरे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स भी हैं, जैसे कि आपका मुंबई हो गया, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, कोयम्बटूर। तो ये सभी जो सेक्टर्स हैं ये इस सेक्टर के लिए मेरा मतलब ये सभी जो जगह हैं ये इस सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 2010-11 तक जो इंडिया है वहाँ पर करीब 46
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाए गए हैं, इंडिया में सेटअप किया गया है अलग अलग जगहों पर, ताकि जो इस सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं वो उनकी ज़रूरतों को एक जगह पर ही पूरा किया जा सके। वहाँ पर उनके लिए सभी फैसिलिटीज़ बैठाई गई हैं, सभी फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं। जो मेजर इंडस्ट्रीज कंसंट्रेशन है वो है बेंगलोर में, नोएडा में, मुंबई में, चेन्नई में, हैदराबाद, पुणे, इन रीजन्स में। और जो देखिए जो मेजर इम्पैक्ट पड़ा है इस इंडस्ट्री का कि ये जो सेक्टर है इसने बहुत बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। और ये सुनने में भी काफ़ी अच्छा लगता है कि ये जो सेक्टर है इसमें 30% वर्कर्स जो है वो महिलाएं हैं, वुमेन्स हैं। और ये जो इंडस्ट्री है ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको भरने में, उसको लाने में इस इंडस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है पिछले कुछ सालों में। और पिछले अगर हम 2-3 सालों की बात करें तो जो हमारा बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग है, बीपीओ सेक्टर जो है वो भी काफ़ी बड़ा है और इसने भी काफ़ी ज़्यादा हमारा योगदान किया है फॉरेन एक्सचेंज को लाने में। और जो लगातार ग्रोथ हो रहा है इस सेक्टर में, यानी कि जो हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सेक्टर में, इसकी वजह से जो हमारा आईटी इंडस्ट्री है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर हमारा टॉपिक आ जाता है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसके पहले यहाँ पर आप मैप देखेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाए गए हैं उनके लोकेशन यहाँ पर बताए गए हैं इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के, तो उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी जो पॉल्यूशन है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और उसका इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, बुरा प्रभाव, इस चीज़ को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ऊपर हमने बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा और वहाँ पर हमने देखा कि ये सभी जो इंडस्ट्रीज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि ये इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ लाते हैं और डेवलपमेंट लाते हैं। लेकिन एक चीज़ को हम नकार नहीं सकते या फिर एक चीज़ को झुटला नहीं सकते कि ये सभी जो इंडस्ट्रीज़ है इनकी वजह से बहुत तरीके के पॉल्यूशन हो रहे हैं, जैसे कि लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। और इसकी वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है और इस बात को हमें ध्यान देना होगा या फिर इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और अगर हम पॉल्यूशन की बात करें तो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो 4 तरीके के पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं और वो 4 तरीके कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 तरीके के पॉल्यूशन को बताया गया है। पहला है एयर, वाटर, लैंड और नॉइज। तो देखिए ये 4 तरीके के पॉल्यूशन है जिनको यहाँ पर हमें पढ़ना है, जिनके बारे में हमें जानना है। तो देखिए सबसे पहले हम एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं। तो देखिए एयर पॉल्यूशन जो है वो होता है जब आप बहुत बड़ी संख्या में अनडिजायरेबल गैस को जनरेट करते हैं, जैसे कि आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। तो इस तरीके के गैस जो कि हमारे लिए हानिकारक है, इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक है, उसको अगर हम बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में अगर हम जनरेट करते हैं तो ये हमारे लिए एयर पॉल्यूशन का कारण बनता है। और इसके साथ ही जो एयरबोर्न पार्टिकुलेट मटेरियल्स, यानी जो एयर में मौजूद होते हैं, एयर में लटके हुए रहते हैं, उसमें आपका सॉलिड मटेरियल भी आ जाता है, लिक्विड पार्टिकल्स भी आ जाते हैं। जैसे कि सॉलिड मटेरियल का एग्जाम्पल आपका डस्ट हो गया, लिक्विड पार्टिकल का एग्जाम्पल आपका स्प्रे मिस्ट हो गया या फिर स्मोक। तो देखिए ये सभी जो हैं ये हमारे एयर को काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ख़राब बनाते हैं, हमारे हेल्थ के लिए भी ख़राब होता है इस तरीके का एयर जहाँ पर ये सभी मौजूद हो। और इसके साथ ही इन्वायरमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है। और स्मोक की बात करें तो स्मोक हमारा जनरेट होता है केमिकल और पेपर फैक्ट्रीज से, ब्रिक ट्रेन से, यानी जहाँ पर ईंटें बनाई जाती हैं, या फिर रिफाइनरीज, स्मेल्टिंग प्लांट्स, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, बहुत बड़ी संख्या में जब हम फॉसल फ्यूल्स को बर्न करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे फैक्ट्रीज ऐसे भी हैं जो कि जो पॉल्यूशन नॉर्म्स है उसको इग्नोर करते हैं, ज़्यादातर इग्नोर ही करते हैं, तभी ऐसी स्थिति है। क्योंकि अगर आप पॉल्यूशन नॉर्म्स को फॉलो करेंगे तो ऐसी स्थिति आपको देखने को नहीं मिलेगी। और ज़्यादातर जो फैक्ट्रीज हैं, जो कि आपके बड़े बड़े प्लांट्स चल रहे हैं, वो पॉल्यूशन नॉर्म्स को इग्नोर करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते और बहुत बड़ी संख्या में इस तरीके के गैसेस को जनरेट करते हैं। और जो टॉक्सिक गैस लीक्स हैं, यानी बहुत सारे फैक्ट्रीज में टॉक्सिक गैस बनाए जाते हैं या फिर यूज़ किए जाते हैं, और अगर वो लीक हो जाएं तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं लोगों के हेल्थ के लिए। तुरंत लोगों की जान भी जा सकती है और बहुत दिनों के लिए ये हजार्डस भी हो सकते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट में। और आपको एक तरीके से भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में पता होगा, याद होगा। तो अगर आपको नहीं पता तो आप उसको गूगल करके पढ़ सकते हैं कि आखिर वो क्या होता है। तो देखिए एयर पॉल्यूशन जो है उसका ह्यूमन हेल्थ पर या फिर एनिमल्स पर, प्लांट्स पर, बिल्डिंग्स पर, एटमॉस्फेयर पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी जितनी भी चीज़ें हैं जो कि हम अपने आसपास देखते हैं, जिसको हम नेचुरल थिंग कह सकते हैं या फिर नॉर्मल सभी चीज़ें जो हैं सभी पर बुरा प्रभाव पड़ता है एयर पोल्यूशन का। इसके बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, वो है हमारा वाटर पोल्यूशन। तो देखिए वाटर पोल्यूशन
जनरली होता है जब हम इनऑर्गेनिक जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है या फिर ऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट है और इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको जब हम रिवर्स में छोड़ देते हैं या फिर नॉर्मली सॉइल में छोड़ देते हैं तो इसकी वजह से हमारा वाटर पोल्यूशन होता है। तो देखिए जो मेन कल्प्रिट्स हैं यानी वैसे सेक्टर्स जहाँ से वाटर पोल्यूशन जनरेट होता है वो होता है आपका पेपर इंडस्ट्रीज, पल्प इंडस्ट्री, केमिकल, टेक्सटाइल और डाइंग इंडस्ट्री, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टैनरीज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज। तो ये सभी इंडस्ट्रीज वैसे हैं जहाँ से वाटर पोल्यूशन बहुत बड़ी संख्या में होता है और यहाँ से आपको जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं उसके एग्जाम्पल हैं जैसे डाइज हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए, एसिड, सॉल्ट, हेवी मेटल्स जैसे कि आपका लीड, मरकरी, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, सिंथेटिक केमिकल्स। तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये सभी इंडस्ट्रीज छोड़ते हैं आपके रिवर्स में या फिर सॉइल में भी छोड़ देते हैं। तो सॉइल के अंदर जो पानी होता है यानी अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो भी कंटेमिनेट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। और इसके अलावा आपका फ्लाई ऐश, फोटो जिप्सम, आयरन, स्टील स्लैग्स जो है ये भी आपका सॉलिड वेस्ट मटेरियल हैं आपके इंडिया में यानी जो कि वाटर को पोल्यूट करता है। इसके बाद देखिए एक और तरीके का यहाँ पर पॉल्यूशन बताया गया है और वो है थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन का सिंपल मतलब ये है कि जब वाटर, वैसे वाटर जो कि आपका काफ़ी हीटेड है उसको अगर आप रिवर्स में छोड़ दें या फिर तालाबों में छोड़ दें तो वो वहाँ के एक्वेटिक लाइफ को, वहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है और वहाँ पर जीव जंतु जो रह रहे हैं जैसे कि फिशेज रह रही हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स रह रहे हैं तो उनको ये मार भी सकता है। तो इसलिए इस बात को ध्यान देना चाहिए कि जब भी कोई प्लांट है वो वाटर को छोड़े, हॉट वाटर को जब छोड़ना चाहता है तो उसको पॉन्ड्स में या फिर रिवर में छोड़ने से पहले उसको कूल करे, ठंडा करे, तब उसको वहां पर छोड़े। और ऐसे ही नहीं छोड़े बल्कि उसको प्रोसेस करके छोड़े, उसको साफ सुथरा करके छोड़े, क्योंकि दोनों तरीके से जो एक्वेटिक लाइफ है उसको खतरा होता है। अगर आप गंदा पानी छोड़ेंगे तब भी, अगर आप हॉट वाटर छोड़ेंगे तब भी। इसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट है वो हम लैंड पोल्यूशन पढ़ रहे हैं या फिर सॉइल पोल्यूशन पढ़ रहे हैं। देखिए जैसे जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट से या फिर न्यूक्लियर या फिर जो वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं वहाँ से जो आपका वेस्ट निकलता है उसके वजह से कैंसर्स भी लोगों को होता है, बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, मिसकैरेजेस होते हैं। और इसके साथ ही जो सॉइल और वाटर पोल्यूशन होता है ये होते हैं, क्योंकि ये दोनों देखिए एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर आप सॉइल में अगर कोई वेस्ट मटेरियल छोड़ते हैं इस तरीके का तो वो आपका अंडरग्राउंड वाटर को ख़राब करता है, और अगर आप छोड़ते हैं नदी में तो वो आसपास के सॉइल को भी ख़राब करता है। तो इसलिए जो वाटर पोल्यूशन है और सॉइल पोल्यूशन है ये एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कि अगर आप वेस्ट को अगर डंप करते हैं ज़मीन में, जैसे कि ग्लास हो गया या फिर केमिकल्स हो गए या फिर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हो गए या फिर जो पैकेजिंग, सॉइल, गार्बेज, इस तरीके से अगर आप वेस्ट मटेरियल को डंप करते हैं आपका सॉइल में तो उसकी वजह से जो सॉइल है वो ख़राब होता है। और इसके साथ ही जो आपका वाटर है जो कि सॉइल के अंदर है वो भी ख़राब होता है। जैसे कि वाटर जब आता है रेन वाटर के ज़रिए वो जो वेस्ट है वो नीचे जाता है या फिर किसी और तरीके से नीचे जाता है तो आपका अंडरग्राउंड वाटर भी ख़राब होता है और इसके साथ ही आपका सॉइल भी ख़राब होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा नॉइस पोल्यूशन। तो नॉइस पोल्यूशन जो है वो एक तरीके से अलग तरीके का पोल्यूशन है, क्योंकि ये लोगों के मेंटल हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। क्योंकि अगर आप अपने आसपास देखें किसी भी तरीके का नॉइस पोल्यूशन होता है, नॉइस पोल्यूशन आखिर है क्या कि सिंपल आपको कोई ऐसा साउंड आ रहा है जो कि आपको नहीं पसंद है या फिर आप नहीं सुनना चाहते हैं। तो इस तरीके का साउंड अब जब आप सुनते हैं तो हो सकता है कि आपको गुस्सा आए या फिर आप बहुत ही इरिटेटिव फील करें, आपको बहुत ही ख़राब लगे, इस तरीके का आपको सिचुएशन होता है। तो इसलिए नॉइस पोल्यूशन लोगों के माइंड पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और इतना ही नहीं, अगर नॉइस पोल्यूशन काफ़ी बड़ी मात्रा में हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा साउंड है, तो उसकी वजह से आपका कान भी खराब हो सकते हैं, कान पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है, हार्ट रेट आपका इंक्रीज हो सकता है या फिर ब्लड प्रेशर की बीमारियां हो सकती है या फिर ब्लड प्रेशर का इफेक्ट हो सकता है। और इसके अलावा कई तरीके के साइकोलॉजिकल इफेक्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं। तो देखिए अनवांटेड साउंड जो है वो काफ़ी इरिटेंट होता है और स्ट्रेस का भी कारण बनता है। और जैसे कि आपका इंडस्ट्रियल जो साउंड आता है या फिर जो कंस्ट्रक्शन का साउंड आता है तो ये तो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। और इसके साथ ही जो आपका मशीनरीज हो गए, जनरेटर्स के साउंड हो गए, फैक्ट्री इक्विपमेंट के साउंड हो गए, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ऐसे साउंड आते हैं जो लोगों को पसंद नहीं होता सुनने के लिए, लेकिन उनको सुनना पड़ता है क्योंकि वो ऐसे सिचुएशन में मौजूद हैं। तो इसलिए इन साउंड्स की वजह से लोगों के हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, लोगों के माइंड पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और वो है कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी जो हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है उसको किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं या फिर रोक सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक जानकारी दी गई है कि अगर हम 1 लीटर वेस्ट वाटर को छोड़ते हैं साफ सुथरे वाटर में, तो वो जो हमारा वेस्ट वाटर है 1 लीटर वो 8 गुना गंदे पानी साफ पानी को गंदा कर सकता है, यानी 8 लीटर वो साफ सुथरे पानी को कंटेमिनेट कर सकता है, पीने लायक नहीं रहेगा, वो गंदा हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखने के बाद हमें ये समझना चाहिए कि हम किस तरीके से जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है उसको कम कर सकते हैं या फिर उसके इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ सजेशंस बताए गए हैं जिनको मैं आपको बताने वाला हूँ या फिर आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया कि हमको जो वाटर है उसके यूज़ को कम करना होगा। कैसे कम करना होगा? तो जो इंडस्ट्री में वाटर यूज़ हो रहा है उसको हम रीयूज़ करें, रिसाइकल करें, मेरा मतलब है रिसाइकल करके रीयूज़ करें, 2 बार 3 बार कई बार यूज़ करें। तो इस तरीके से जो वाटर है वो आपको फ्रेश वाटर पास नहीं जाएगा और उसी वाटर को हम रिसाइकल करके यूज़ करने पाएंगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट बताया गया कि हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करें, रेन वाटर को जमा करें और उससे अपनी जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें, ताकि जो हमारा वाटर है उसको हमें यूज़ ना करना पड़े, बाहर से वाटर को यूज़ ना करना पड़े और बाहर छोड़ना ना पड़े। और इसके बाद हमारा थर्ड है कि देखिए जो हॉट वाटर है उसको हम ट्रीट करें और जो एफ्लुएंट्स है उसको ट्रीट किया जाए, उसको रिवर या फिर पॉन्ड्स में छोड़ने से पहले। यानी जैसे कि मैंने पहले बताया कि हॉट वाटर को छोड़ने से भी बुरा प्रभाव पड़ता है या फिर गंदे पानी को छोड़ने से भी बुरा प्रभाव पड़ता है, तो इसको ट्रीट किया जाए, साफ़ सुथरा बनाया जाए और साफ़ सुथरा बनाने के बाद प्रोसेस करने के बाद उसको हम छोड़ें। और जो ट्रीटमेंट है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का, यानी जो गंदगी है उसको 3 फेजेज में हम कर सकते हैं। तो देखिए पहला जो है, पहले लेवल पर हम उसको मैकेनिकल तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें आपका स्क्रीनिंग आ जाता है, ग्राइंडिंग आ जाता है, फ्लोकेशन आ जाता है या फिर सेडिमेंटेशन आ जाता है। तो इन सभी प्रोसेसेस के ज़रिए पहले लेवल पर हम उसको ट्रीट करें। दूसरे लेवल पर हम उसको बायोलॉजिकल प्रोसेस के ज़रिए ट्रीट कर सकते हैं और तीसरे लेवल पर हम उसको बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल प्रोसेस के ज़रिए ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें आपका रिसाइकलिंग वेस्ट वाटर का रिसाइकलिंग भी आ जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर बताया गया कि देखिए ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर बाय इंडस्ट्रीज वेयर देयर इज थ्रेट टू ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज आल्सो नीड टू बी रेगुलेटेड लीगली। तो देखिए कई इलाके ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत ही नीचे लेवल पर है और इन इलाकों में अगर इंडस्ट्री द्वारा वाटर को निकाला जाए, ग्राउंड वाटर को यूज़ किया जाए, तो उसकी वजह से वो इलाका सूखाग्रस्त हो सकता है, वहाँ पर पानी बिल्कुल ही खत्म हो सकता है। तो इसलिए इन रीजन्स में जो वाटर है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है कि कहां पर कोई भी इंडस्ट्री प्लांट बैठाया जा सकता है या फिर वाटर को जमीन में से निकाला जा सकता है या फिर नहीं। तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट बताया गया कि जो पार्टिकुलेट मैटर है एयर में उसको रिड्यूस किया जा सकता है अगर हम स्मोक स्टैक्स को फैक्ट्रीज के जो चिमनीज है वहां पर बैठाएं, जिसमें कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स होते हैं, फैब्रिक फिल्टर्स होते हैं, स्क्रबर्स होते हैं और इनर्शियल सेपरेटर्स होते हैं। यानी इन सभी चीज़ों के साथ अगर हम स्मोक स्टेट्स को बैठाएं फैक्ट्रीज में या फिर जो हमारा इंडस्ट्रीज है वहां पर, इसके जरिए हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरा आपका सिस्टम है ये आपके एयर पोल्यूशन के जो चीज़ें हैं उनको पहले ही साफ कर देता है, निकाल देता है। और इसके अलावा जो स्मोक है उसको भी रिड्यूस किया जा सकता है अगर हम कोल के जगह पर गैस या फिर ऑयल को यूज़ करते हैं फैक्ट्रीज़ में। और इसके अलावा जो मशीनरी और इक्विपमेंट्स है उसको भी यूज़ किया जा सकता है और जो जनरेटर्स हैं उनको साइलेंसर, उनके ऊपर साइलेंसर लगाया जा सकता है ताकि जो हमारे मशीन्स हैं, मेरा मतलब है जो जनरेटर है वो कम से कम साउंड करे। तो इस तरीके से हम नॉइज़ पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक और चीज़ किया जा सकता है कि जितने भी मशीनरीज़ हैं उनको रीडिज़ाइन फिर से किया जाए, फिर से उसको डिज़ाइन किया जाए ताकि वो अच्छे एनर्जी एफिशिएंट बने और इसके साथ ही नॉइज़ भी कम करें। तो इस तरीके से हम बहुत सारे जो पॉल्यूशन है उसको कम कर सकते हैं। और इसके अलावा नॉइज़ एब्जॉर्बिंग मटेरियल को भी हम यूज़ कर सकते हैं ईयर प्लग या फिर ईयरफोन्स को यूज़ करने के साथ साथ, क्योंकि देखिए जो लोग हैं, अगर आप गाना सुन रहे हैं तो आप ईयर प्लग्स के ज़रिए अगर गाना सुनते हैं तो नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होगा। और इसके अलावा नॉइज़ एब्जॉर्बिंग मटेरियल को हम यूज़ कर सकते हैं नॉइज़ पोल्यूशन को कम करने के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक इमेज दिखाया गया है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, जो कि यमुना एक्शन प्लान के तहत बनाया गया है फरीदाबाद में। यहाँ पर लिखा गया द चैलेंजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ एनवायरमेंटल कंसर्न्स। देखिए यहाँ पर लिखा गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हमको चाहिए तो उसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ हमको एनवायरमेंटल कंसर्न्स को भी लेकर चलना होगा।
और इसके बाद देखिए एनटीपीसी सोज द वे, यानी एनटीपीसी जो हमारा जो पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन है वो उसने एक तरीका बताया है, इसको आप खुद से पढ़ लें, 5 यहाँ पर पॉइंट्स बताए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।